नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये 67th बीपीएससी जीएस 2 का पेपर है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं शाम में ही मैं बना देता, लेकिन थोड़ा सा बाहर था इसलिए नहीं बना पाया। तो जीएस 2 का पेपर और जीएस 1 दोनों आज संपन्न हो गया है। पहले उनके लिए थोड़ा सा 2 लाइन में बोल दूँगा जिन्होंने आज पेपर दिया है। बहुत सारे लोग पेपर दे के मैसेज कर रहे हैं कि जीएस 1 थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का आया, किसी एक दूसरे का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का आया है। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये गंदा गया है पेपर थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इस बार आईआर के सेक्शन में आईआर के अलावा बाकी करंट अफेयर भी दिए गए थे। पहले क्या होता था, आईआर के 4 सवाल आते थे। इस बार आईआर के 2 ही सवाल पूछे गए हैं और कुछ लोगों का डीआई में भी सवाल गलत हो गए हैं या सवाल छूट गया है। तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पता चला जीएस 1 के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि ऑप्शनल भी हाथ से निकल गया। ऑप्शनल पर पढ़िए, 7 दिन है अभी। ऑप्शनल पर जितना जी जान लगा सकते हैं लगा दीजिए, जिससे 7 दिन बाद कम से कम ऑप्शनल में आप इतना अच्छा स्कोर कर ले जाएं कि जीएस 1 में अगर सवाल छूट भी गया है या कहीं पर कोई गलत भी हो गया है तो वो मैनेज हो जाए आपका। ओके, तो इसलिए 7 दिन का पूरा यूटिलाइज करना। मिनिमम 7 दिन में 70 घंटे तो पढ़ना ही, कम से कम, उससे कम मत पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि उनका प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, 3 आवर में लिखने के कारण उनके सवाल छूट रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। 7 दिन में आपके पास समय है। शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस करके जाना चाहिए आपको, ओके, जिससे वहाँ पर मदद मिले आपको। नया सवाल देख के कलम ना चले, ऐसी स्थिति ना आए। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जो लोग मेंस दे के आए हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, फिर हम सवाल डिस्कस करते हैं, कि अगर आपके पास सवाल का पता होता है, आपको मतलब सवाल का आंसर पता होता है, तो फिर आपका समय नहीं लगता है, उसमें समय कम लगता है आपको। और अगर आपको सवाल का आंसर पता नहीं होता है तो फिर आपको समय ज़्यादा लगता है। यानी कि 7 दिन में सिर्फ लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं करनी है, कंटेंट भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा ऑप्शनल के हिसाब से। हर टॉपिक को पढ़िएगा जिससे ब्लैंक ना हो जाए, वहाँ पर जाके सोचना ना पड़े किसी सवाल पर। ज़्यादा सोचने पर ही समय कम पड़ जाता है। और इस बार ऑप्शनल में आपको समय कम पड़ेगा, मुझे पता है। भले ही वो शॉर्ट आंसर है, आंसर सवाल आएंगे शॉर्ट आंसर वाले, लेकिन सवाल में लिखने में आपको समय काफ़ी लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं ऑप्शनल का 7 तारीख को। ओके, अब आते हैं हम लोग जीएस 2 के पेपर पर कि जीएस 2 का पेपर कैसा आया था। तो जीएस 2 का पेपर जीएस 1 की तुलना में वैसा ही था। जीएस 1 थोड़ा सा अलग आया था क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े से परेशान करने वाले थे डीआई वाले। लेकिन जीएस 2 का जो पेपर है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। उसी ट्रेंड पर सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, टकराए हैं। न्यायिक समीक्षा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। न्यायिक समीक्षा टॉपिक से 2 सवाल पूछेंगे, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। ओके, तो उसको भी हम लोग करते हैं। पहला सवाल क्या है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, मतलब कि पूर्ण रूपेण स्वायत्त नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो है, इसकी शक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन असीम नहीं है, मतलब बेलगाम शक्तियाँ नहीं हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को, जिससे इसका मर्म समझ सकें हम। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना में उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। इसमें आपको क्या सा पता होना चाहिए कि संसद की कौन कौन सी शक्तियां हैं, थोड़ा बहुत उसका पता होना चाहिए। संसद की शक्ति पर सीमा कौन बांधता है, सीमा कैसे बांधी जाती है, और ब्रिटिश संसद भारतीय संसद से किस प्रकार अलग है। ये 3 मुख्य अपने पास कीवर्ड्स हैं जिसके आधार पर पूरा सवाल लिखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संसद के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। इसके पास कौन कौन से विधान बनाने का शक्तियाँ होती है वो सब बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि किन किन मामलों में इसकी शक्ति स्वायत्त है। जैसे संविधान संशोधन के संबंध में सिर्फ संसद कानून बना सकती है, और भी जिस चीज़ पर चाहे, जैसे केंद्र सूची पर, समवर्ती सूची पर। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अगर पारित कर देती है तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है संसद। यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन संसद की कानून बनाने की शक्ति असीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक समय था, इंदिरा गांधी की जी सरकार बनी थी, उस समय भारत के संसद के असीम शक्ति दे दी गई थी कि भारत की संसद जो कानून पारित करेगी उस पर न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायिक समीक्षा की शक्ति खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामला जो 1973 का आता है, उसका जिक्र भी किए बिना आप ये सवाल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि केशवानंद भारती 1973 मामले में ये अधिकार दिया गया संसद को कि आप जिस भी विषय पर चाहते उस विषय पर कानून बनाइए, संविधान का संशोधन कीजिए, लेकिन जहाँ पर भी मूल ढांचा का उल्लंघन होगा वहाँ पर हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। इसलिए भारतीय संसद की शक्ति जो है वो पूरी असीम नहीं हो जाती।
उसको रोक लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस कानून को रद्द किया जा सकता है ना। तो ये किसके बदौलत सुप्रीम कोर्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति अपने संविधान से मिलता है। ओके, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है। किसकी सर्वोच्चता है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अब चलते ब्रिटिश संसद में क्या खासियत है। ब्रिटिश संसद के बारे में बोला जाता है कि जो ब्रिटिश संसद है वो सिर्फ एक काम नहीं कर सकती, महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, बाकी दुनिया के हर काम ब्रिटिश संसद कर सकती। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर किसी कोर्ट को इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि संसद के बनाए हुए कानून को पलट सके। जबकि अपने यहाँ क्या है, संसद कोई कानून बनाती है तो संविधान के मूल ढांचा के उल्लंघन पर उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन में जो कानून पारित हो जाता है वो अंतिम होता है, इसलिए वहाँ की संसद को स्वायत्त संसद कहा जाता है। जबकि अपने यहाँ संविधान जो है हमारा वो सर्वोच्च है, ना कि संसद सर्वोच्च है। यही था इस सवाल का पूरा मर्म। मैंने डिस्कस किया था इसको पहले, आप इसको लिख सकते थे आसानी से। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, आसान भी था। अगला है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। किन किन चीज़ों की बात की है? सहकारी संघवाद, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए। बिहार के विशेष संदर्भ में आपको स्टेट और सेंटर का रिलेशन बताना है। केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावना की चर्चा कीजिए। अभी वर्तमान में जो समस्या है, फ्यूचर में इसकी क्या संभावना है, उन दोनों चीज़ों पर चर्चा करना है आपको। जांच कीजिए सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है। सहकारी संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोई किसी पर हावी नहीं होने की कोशिश करेगा, दोनों एक दूसरे के सहकारी का मतलब ही होता है कि सहयोग के रूप से में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको पॉइंट्स लिखने थे। अच्छा सवाल था, ये भी आसान सवाल था, कोई टफ नहीं था। संघवाद क्या होता है? सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है। अमेरिका क्या है? जैसे अमेरिका USA लिख लेते हैं बीच में, ये है अमेरिका के राज्य। ये अलग अलग वहाँ पर 50 के करीब में राज्य पड़ते हैं, 50 राज्य हैं। इनको राज्य को वहाँ पर शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं USA में, जबकि जो केंद्र सरकार है USA का, उसको कम शक्तियाँ दी गई हैं। उसको रक्षा, संचार, इन्हीं सब मामले दी गई है। बाकी जो वहाँ पर विशेष जो शक्तियाँ हैं वो सारे किसको दी गई है? स्टेट को दी गई है। छोटे छोटे जैसे वहाँ के राज्य हो सकता है कोई उनको। इसी को उलट भारत में क्या है? जैसे अपना इंडिया है, भारत के राज्य हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं, है ना। तो जब राज्य और केंद्र एक दूसरे से साझा करते हैं अपनी शक्तियों को, बिना विवाद के, बिना किसी पर दबाव बनाए हुए, जब एक तरफा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। जैसे अब आर्टिकल 352 के क्रम में चलते हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है, नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, ओके, इमरजेंसी की बात होती है, या फिर राष्ट्रपति शासन की बात होती है, तो वो तो सेंटर एक तरफा लगा सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केंद्रीय तत्व ज़्यादा मजबूत है, एकात्मक सत्ता है। अब वहीं पर चलते हैं हम GST काउंसिल पर। GST काउंसिल किसका उदाहरण है? ये संघवाद का उदाहरण है। GST काउंसिल किसका उदाहरण है? संघवाद का उदाहरण है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये संघवाद को बढ़ावा दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा फैसला नहीं हो रहा है। ओके, तो संघवाद से जुड़ा हुआ एक सवाल हर साल आता है। जो मैंने GS2 के लिए टॉपिक बताए थे 13, उसमें केंद्र राज्य संबंध मैंने सबसे हाईलाइट करके बताया था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, मेरे से एक गलती जरूर हुई कि मैंने बोला था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि उस पर व्यूज़ मिलने बंद हो गए थे बिल्कुल ही, जो टॉपिक मैं GS2 के लिए पढ़ाता था। तो जो भी कारण है, कोई ईमानदारी रखनी चाहिए पूरी, जहाँ से आपसे गलती होती तो बता देना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। एक सवाल इससे पूछा गया है। अगला है बहुत ही आसान सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की संभावना थी, हमने प्रैक्टिस भी किया था इस सवाल को आंसर राइटिंग के क्रम में। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। क्या क्या पूछा है आपसे? भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय का वर्णन कीजिए। कैसे उदय हुआ? क्या आपको लगता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारत में होना चाहिए, है ना। उसके अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो चूँकि BPSC बिहार के लिए लिख रहे हैं यह चीज़, तो आपको कभी खंडन नहीं करना चाहिए कि नहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में कभी नहीं लिखना है, नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के कारण क्या होते हैं? क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं। क्षेत्रीय समस्या का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई पार्टी का नाम लो,
जैसे हमने कौन ले लिया, बिहार का ही ले लेते हैं, जेडीयू है, जनता दल से टूट के बनी है, आरजेडी है। ये सब किस आधार पर पार्टियां काम करती हैं? जो इनका मूल विचारधारा मैं बता रहा हूँ, या जो मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है यूपी में, समाजवादी पार्टी, इन सब का विचारधारा क्या था? इन सब का जन्म हुआ था जनता पार्टी से। इनका था सोशलिज्म, समाजवाद के आधार पर ये सारी पार्टियां बनी हुई हैं। यानी कि इन सब पार्टियों में जहाँ जहाँ पर इनका शासन होगा वहाँ पर उद्योगपति, कंपनियां, ये सब कमज़ोर होगा। सरकारी हस्तक्षेप हर चीज़ में बढ़ता दिखेगा आपको। गरीब तबकों की बात पहले आती है, जातवाद को खंडन करने की बात ये सब सरकारें पहले करती हैं। जबकि जो बीजेपी होती है, भारतीय जनता पार्टी होती है, ये समाजवादी नहीं, ये पूंजीवादी पार्टी मानी जाती है, दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है। तो दक्षिणपंथी पार्टी जहाँ भी होती है वो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं, राष्ट्रवाद के समर्थक होते हैं। तो ये सब पार्टी जहाँ पर दिखेगी वहाँ पर राष्ट्र संबंधी मुद्दे आपको पहले दिखेंगे, उद्योग फलते फूलते दिखेंगे। लेकिन जहाँ पर समाजवादी क्रम की पार्टियाँ होती हैं वहाँ पर आपको सोशल रूप से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे बिहार महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे गरीब तबकों के लिए समर्थन की बात हो, वहाँ पर वो एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा आपको विचारधारा के स्तर पर। सरकारी कामकाज में अगर दिखता है तो वो चीज़ दिख सकता है आपको। ओके, तो ये क्या है? ये सब क्षेत्रीय दल क्यों उदय हुआ? क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं थी। गुजरात में क्षेत्रीय पार्टी क्यों मजबूत नहीं है? आपसे पूछा जा सकता है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय पार्टियां इतनी क्यों मजबूत हैं? वहाँ पर नेशनल पार्टी अभी भी अपना अस्तित्व बनाने में क्यों घबराती हैं? क्यों उनका अस्तित्व नहीं बन सकते? क्योंकि वहाँ के आपसी लोकल मुद्दे हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टी होना जरूरी है, और ये कोई खराब चीज़ नहीं है। इसके पक्ष में जब आप पॉइंट लिखेंगे, और विपक्ष में क्या पॉइंट लिख सकते हैं? कई बार क्षेत्रीय पार्टी, जैसे डीएमके पार्टी है जिसके स्टालिन हैं अभी मुख्यमंत्री, जो दक्षिण भारत तमिलनाडु राज्य में करती है, वो एक समय में अपने मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो में उसने छापा था कि हम जब भारत में हमारी जब सरकार बन जाएगी तमिलनाडु में, तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। ये उसका पार्टी मैनिफेस्टो में छप गया था, 1967-68 की बात कर रहा हूँ मैं। इतना वो विभाजनकारी पार्टी थी उस समय। तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय दल का एक तरह से नकारात्मक प्रभाव भी दिखाता है कि कहीं कहीं पर अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है क्षेत्रीय दलों के कारण। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। तो दोनों पॉइंट विपक्ष में लिखना है, लेकिन आपको पक्ष पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बताना है कि हाँ अस्तित्व के लिए अच्छा है। जैसे उड़ीसा की जो पार्टी है जिसके नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, तो नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री, वो कितना अच्छा काम, बीजेडी बोलते हैं उसको, बीजू जनता दल जो है, वो क्षेत्रीय पार्टी है और अच्छा काम कर रही है। टीएमसी बंगाल में है, वहाँ के मुद्दों को लेकर काम करती है। तो क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व होने से क्या होता है, जो केंद्रीय पार्टी है या जो बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी होती है, वो थोड़ा सा कम रहते हैं, और इससे संघवाद को बढ़ावा मिलता है कहीं न कहीं। अभी जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के होने से संघवाद को बढ़ावा मिलता है, तानाशाही कमज़ोर होता है क्षेत्रीय पार्टियाँ होने से, है ना। तो ये सब एलिमेंट्स आप लिख सकते थे इसमें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बोलना बहुत आसान होता है। जो लोग परीक्षा दे के आए उनसे पूछिए, उनको कठिन लगा होगा ये पेपर। एग्ज़ाम हॉल में लिखना इतना आसान नहीं होता है। रूम पर बैठ के बहुत सारे लोगों को आसान लगा होगा पेपर, मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर जब आप फील करोगे तो आपको पता चलता है कि पेपर कितना कठिन आया हुआ था। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेपर अच्छा आया था। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? भाई अच्छा का मतलब क्या है आपका? अच्छा का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? टफ था, ईजी था? टफ था, आसान लग रहा है तो आप लिखिए सारा बैठ के 3 घंटे में एक एक सवाल, आपको पता चलेगा कि पेपर टफ था या आसान था। और एग्ज़ाम का प्रेशर भी अलग होता है, याद नहीं रहता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जो लोग दे के आएंगे उनको पता होगा। आगे चलते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर पूछा गया है, एक न्यायिक समीक्षा पूछा गया है और एक न्यायिक सक्रियता पूछा गया है। और आपको ये पूछा गया क्या भारतीय संविधान की विशेष प्रमुखता है? तो आपको न्यायिक समीक्षा का इतिहास मैंने पढ़ाया था न्यायिक समीक्षा वाले लेक्चर में, तो आपको वो जाके देखना चाहिए। मैंने बताया था कि दुनिया का जो भी संविधान, लिखित संविधान है, वो अपने आप न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अमेरिका से शुरुआत हुई थी इसकी, और भारत में भी फिर इसको लिखित संविधान होने के कारण अपने आप ही मिल गया था। संविधान में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि न्यायिक समीक्षा जैसी चीज़ों का, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं जिसके बदौलत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में बने किसी भी आदेश, सरकार के द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश, कोई भी कानून, कोई प्रशासनिक आदेश, इन सब का वो परीक्षण कर सकती है लोगों के मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर। और हाई कोर्ट जो है वो लोगों के वैधानिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा संबंधी डिटेल्ड लेक्चर उसको जाके ज़रूर देखिए। 1973 का आपको
केशवानंद भारती का मामला जरूर बताना पड़ेगा इसमें, बिना उसके आपका काम नहीं चल सकता है। उसमें क्या दिया गया था, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था संविधान में कि आपको जिस भाग का संशोधन करना है, इंदिरा गांधी जी को बोला गया था आपको जिस भाग का संशोधन करना है कीजिए, प्रियम्बल सहित पूरे संविधान में किसी भी चीज़ का संशोधन कीजिए, लेकिन जब मूल ढांचा का उल्लंघन होगा तो वहाँ पर हम न्यायिक समीक्षा करेंगे, वहाँ पर हम आपको रोक लगा देंगे संशोधन के शक्ति पर, उस संशोधन को हम खारिज कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये न्यायिक समीक्षा होते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जैसे PIL का नाम सुना होगा आपने। PIL किस में आता है, न्यायिक सक्रियता में आता है कि न्यायिक सक्रियता जब बढ़ी, PN भगवती जी का नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनका भी नाम लिखना था इसमें। आपको ये बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है किसी भी मामले को लेकर। मान लो किसी ने कोई मामला दायर नहीं किया, वो स्वतः संज्ञान लेगी कि हाँ भाई दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, आ जाओ केजरीवाल जी जवाब दो इसका, क्यों बढ़ रहा है, आ जाओ मोदी जी जवाब देने के लिए। तो ये क्या होता है, न्यायिक सक्रियता होती है। इस चीज़ को भी आपको लिखना था और अच्छा सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहाँ गया, यहीं पर होगा, खंड 1 था ये, खंड 2 है ये रहा सवाल। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। औद्योगिक विकास वाले हमने सवाल प्रैक्टिस किए थे, याद होगा सबको। बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। बिहार का औद्योगिक विकास का आपको वो पता होना चाहिए, और इसका इंडिया अपने पूरे भारत के साथ आपको कंपेयर करना है। बिहार का औद्योगिक, इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए। जितने लेक्चर मैंने इकोनॉमिक्स पर लिए, जितने भी लेक्चर मैंने GS2 में लिए, उस सब में मैंने जिक्र किया था बिहार में औद्योगिक विकास क्यों नहीं हो पाता है तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। बिहार सरकार ने जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बिहार में लैंड संबंधी कदम उठाए गए हैं कि कंपनियां कोई आती हैं तो उनको आसानी से ज़मीन मुहैया करवाया जा सके, ये सब संबंधी सुधार उठाए गए। टैक्सेशन संबंधी सुधार भी कुछ उठाए गए हैं, और बाकी जो पढ़ के गए होंगे करंट उनको पता होगा। बाकी ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। बहुत सारे कदम हैं, कदम मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं पूरा डिटेल में बता देता, लेकिन कारण सबसे आसान था इसका। कारण कौन कौन से हो सकते बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हो पाते हैं उसके, सामाजिक कारण कुछ लिख के बताइए। आर्थिक कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सरकारी स्तर पर कौन कौन से कारण होते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है कि उत्साहित ना हो, वो भी एक कारण हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसको आपको लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद से आपको लिखना चाहिए कि सरकार ने ये कदम उठाए हैं, और कुछ अपना समाधान भी आपको देना चाहिए था सवाल ख़त्म करते करते। जिन लोगों को आसान लग रहा है कृपया करके क्वेश्चन लिख को भेज सकते हैं ग्रुप पर। यह कहा जा सकता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संबंध में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। करिए मूल्यांकन बैठ के। जीविका योजना सीधा सीधा ये तो सवाल पूछा बिहार सरकार की योजना से। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। नीति आयोग से सवाल पूछा गया है। क्या पूछा है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार, याद करो जिसमें यूपी सबसे नीचे आया था रैंकिंग में, वही वाला स्वास्थ्य सूचकांक पूछा है। भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। बिहार 18वें पोजीशन पर था 19 राज्यों में। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। हमारा हेल्थ इंडेक्स में खराब पोजीशन क्यों है, इसके बारे में आपसे पूछा है। सवाल देख के बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे क्या पूछा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या पूछा है कि स्वास्थ्य संरचना जो है वो खराब क्यों है, कारण बताइए। अब बताइए कारण। सबसे पहला कारण क्या बताओगे कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके कारण से हॉस्पिटल जो भी हैं, DMCH कभी चले जाना, बीमार होके ही आओगे उल्टा आप, इतना बुरा हालत है DMCH का। इसी तरह से सारे कॉलेज हॉस्पिटल का भी यही हाल है। तो आपको बताना इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इस राज्य में दयनीय स्थिति उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं, अपने उत्तर को तथ्यों और आंकड़ों सहित पुष्टि कीजिए। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य ढांचा को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसको आपको लिखना है। आसान सवाल बिल्कुल भी नहीं था ये। जो लोग भी आसान बोल रहे हैं वो बताएं मुझे कि इनको कोई 2 पेज में तो नहीं लिखना है, 4 से 5 पेज में लिखना है, और आसान बिल्कुल भी नहीं था। ओके, इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। देखिए ज़रा सर्च करके, खुद से पढ़ना चाहिए आपको बिहार सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, और आप वहाँ पर लिख सकते हैं इसको। अगला है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। पूछा है जो अपना बिहार राज्य है, मेरा चौकोर बिहार होता है हमेशा,
बिहार राज्य पूछा गया है कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे। पहले तो आपको वो लिख देना है। चूना पत्थर पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है, और भी कोई चीज़, सोना भी पाया गया जमुई में, तो ये सब चीज़ पाए जाते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर दो प्रमुख कोई सा भी आपको खनिज चुनना है। अब वो कोई सा भी आप चुन सकते हैं, जैसे चूना पत्थर चुन सकते हैं। कहाँ पर पाया जाता है? रोहतास और कैमूर के इलाके में, जिनका सीमेंट उद्योग में बहुत बड़ा योगदान है। डालमिया नगर वगैरह सब में बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना है। तो उसके बाद पूछा है कि उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ वो पाए जाते हैं। मैप के बिना तो ये सवाल बनना ही नहीं था गुरु, मैप बना के आपको दिखाना था। और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। अब आपको लिखना है कि बिहार के इकोनॉमी में, बिहार के जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान कितना % है। इस डेटा को जिन्होंने लिखा होगा भर के नंबर मिलेगा, जिन्होंने नहीं लिखा होगा उनको थोड़ा सा कम नंबर मिल सकता है। लेकिन आसान क्वेश्चन कदापि बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था। ओके, तो ये सवाल आप लिख सकते हैं, बिहार के ज्योग्राफी से डायरेक्टली पूछा गया है। पहले नहीं पूछा जाता था इस तरह का सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य का, देखो सवाल लेंदी करके दिया है लेकिन हमें कीवर्ड्स घेरना आना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। कीवर्ड्स घेरना शुरू करो। भोजन की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहा है। भारत ने उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादकता, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन करते हैं हम लोग। खाद्यान्न की उपलब्धता, उपलब्धता कैसे है हमारे यहाँ, बिहार में है कि नहीं, पंजाब में ही तो सिर्फ नहीं है क्या, दक्षिण भारत में ही तो सिर्फ नहीं है। उपलब्धता चारों तरफ होने चाहिए देश में। बागवानी उत्पाद आदि के मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य बिहार के कृषि विकास से प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। पहले आपको ये लिखना है कि भारत में कृषि प्रोडक्शन, कृषि पर बहुत डिटेल लेक्चर है अपना GS2 में अपलोड, वहीं से सवाल पूछा गया है। कृषि प्रोडक्शन में अपने देश का क्या हाल है, हमने कौन कौन से चीज़ों को उत्पादन बढ़ाई है, कौन कौन से चीज़ों का निर्यात बढ़ा है हमारे यहाँ, कौन कौन से चीज़ों का आयात बढ़ा है अपने यहाँ, ये सब आपको बताना। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रति हेक्टेयर कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है। तो आप इतिहास लिखना शुरू कीजिए। कहाँ से लिखेंगे भाई, कि आज़ादी के समय थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे कि आज़ादी के समय हम एक खाद्य आयातक देश थे, बाहर से अमेरिका से घटिया गेहूँ लाना पड़ता था हमें। लेकिन जो हरित क्रांति आई उसके बाद हम खाद्यान्न निर्यातक देश बन गए, हमारी उत्पादकता भी बढ़ने लग गई। फिर हरित क्रांति 2 आई, फिर उसके बाद अलग अलग क्रांतियों के द्वारा देश में दुग्ध का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, बागवानी का उत्पादन, फलों का उत्पादन, हर चीज़ का उत्पादन बढ़ाया गया है। मत्स्य का उत्पादन, मछली का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। पहले आप पूरा सब कुछ लिख देंगे, भारत सरकार का डेटा अगर याद है तो। डेटा जिन्होंने कि लिखा होगा इस सवाल में उनको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद सवाल का दूसरा भाग है कि बिहार के कृषि विकास से टेक्नोलॉजी की भूमिका बताइए। बहुत ही आसान सेकंड भाग था कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं बिहार के कृषि में विकास के लिए। तो इसका क्या कर सकते हैं, ई मंडी, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसके बाद से क्या कर सकते हैं कि किसानों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन ही अपना उत्पाद बेच सकें। उसके बाद से क्या कर सकते हैं, उनको हमेशा टेम्परेचर की जानकारी ऑनलाइन मिल सके, उनके फ़ोन पर मैसेजिंग के द्वारा मिल सके, वर्षा की जानकारी अच्छे से मिल सके, सॉइल टेस्ट उनका आसानी से हो जाए टेक्नोलॉजी की मदद से। कृषि विवादों को सुलझाने के लिए, भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जियो टैगिंग बिहार सरकार ने शुरू किया था, लैंड रिफॉर्म बिहार सरकार ने शुरू किया था। तो ये सब चीज़ों को जब आप लिखेंगे तो क्या है ये सब क्या है, ये कृषि के में प्रौद्योगिकी विकास को इंगित कर रहे हैं। उसके बाद से आप जीरो फार्मिंग भी लिख सकते हैं, जीरो बजट फार्मिंग जो आजकल चला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जब आप चर्चा करेंगे तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बिहार के कृषि में पता चल जाएगा, बस बात खत्म हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रौद्योगिकी एक वरदान है, एक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। 68वीं BPSC के नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो कृपया करके इस पर लेख लिखिए। ये लेख का टॉपिक है, बाकी चीज़ें तो इसको छोड़ ही देते हैं। इस पर लेख लिख के ज़रा भेजिए डिटेल में। प्रौद्योगिकी एक वरदान और एक अधिक अभिशाप, प्रौद्योगिकी वरदान से अधिक अभिशाप है, इस कथन पर लेख लिखना है आपको। आज का सवाल तो छोड़ ही देते जो लोग लिख के आए हैं उन लोगों को, इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। आपको खुद से बैठ के इस पर ऐसे लिखिए, इस पर निबंध लिखिए, लेख लिखिए इस पर बैठ कर। 68वीं BPSC जिनको देना है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, ये सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिया था। औद्योगिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इसे इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बाढ़ को नियंत्रित करने में किस तरह से मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो बाढ़ संबंधी प्रबंधन तो एक पढ़ के गए ही होंगे, एक आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन गारंटेड होता है। गारंटेड का मतलब गारंटेड होता है।
अगले सवाल पर चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के सेक्टर में नैनो यूरिया बनाया गया है। नैनो यूरिया एग्जाम्पल में लिखना चाहिए था आज का, बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो। फार्मिंग के सेक्टर, फार्मा के सेक्टर में, दवाई जो होता है उसके सेक्टर में, दवाइयों को शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग तक पहुंचाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भरमार तरीके से किया जा रहा है। ब्यूटी जो क्या बोलते हैं उसको, जो फेस वेस पर लगाते हैं बहुत सारे लोग, कौन सा उद्योग उसको बोलेंगे, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में, हाँ बिल्कुल सही शब्द मैंने चुना, उस उद्योग में भी भरपूर उद्योग हो रहा है इस चीज़ का, है ना। तो इन सब अलग अलग सेक्टरों में हो रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी बता सकते हैं, कृषि में बता दिया मैंने, उर्वरक के रूप में हो रहा है, स्वास्थ्य में भी हो रहा है। अब इसको डिटेल में लिखिए। 10⁻⁹ को नैनो कहा जाता है ना, इस लेवल का प्रौद्योगिकी है। तो पहले प्रौद्योगिकी की बारीकियों को लिखिए, उसके बाद से आपको लिखना है कि इसके कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ किन सेक्टरों में, उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष लिख के समाप्त कर देना था। आसान बिल्कुल भी नहीं था सवाल ये, क्योंकि बहुत सारा लिखना था, लेकिन प्रैक्टिस सब करके जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर, कोई मुश्किल नहीं था ये। ओके, ये सवाल भी हमने ख़त्म कर दिया। GS2 में तो और कुछ बचा नहीं है। अगर कोई सवाल कठिन लगता है तो आप उस पर लिख के भेज सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन को आसान बताने की गलती रूम पर बैठ के कम से कम मत कीजिए। जो लोग परीक्षा देने जाते हैं उनको पता होता है कि क्वेश्चन वहाँ पर लिखना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। ओके, इतना आसान जीवन नहीं है जो आप रूम पर बैठ के सोचते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। आगे और भी डिस्कशन आएगा। किसी दिन ऐसा करेंगे ना कि इसके पर्टिकुलर सवाल को डिस्कस करके उसका आंसर राइटिंग भी हम लोग कर लेंगे, जिससे अगले वाले एग्जाम में मदद मिले। इस पर ऐसे लिखना है आप सभी को, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है। इस पर एक डिटेल्ड ऐसे लिखिए। कितने नंबर का बोलूँ मैं? कम से कम चलो 600 शब्दों का लिखना है। ओके, बस यहीं तक था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच आप सभी का।